हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो ऑफिशियल जोन। तो आज के इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका MEG 02 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके जो हर एक ब्लॉक के। वैसे तो MEG 02 का मैंने मैराथन क्लासेस भी आप लोगों की अपलोड कर रखी है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करेंगे कि वो मैं पब्लिक कर दूँ तो मैं बिल्कुल करूँगी। बस उसके लिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं और कितने स्टूडेंट मैराथन में इंटरेस्टेड रखते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मेंबरशिप की हर एक वीडियोस और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इग्नू का मैंने MA इंग्लिश का ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोग उसमें ज्वाइन हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर जो दिख रहा है उस पर टेक्स्ट करिए, मैं आप लोग को ज्वाइन कर दूँगी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है और काफ़ी रिपीटेड हम लोग कह सकते हैं, जो कि आपका लास्ट ब्लॉक का है, वेटिंग फॉर गोडॉट, ठीक है। एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ सैमुअल बेकेट प्ले वेटिंग फॉर गोडॉट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सैमुअल बेकेट की जो ये वेटिंग फॉर गोडॉट जो प्ले है वो आपका एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले है, ठीक है, ऑफ द थिएटर ऑफ द, जो कि आपको छोटी छोटी लाइनें लिखनी है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। सो ये जो प्ले है इसमें दो ट्रैम्प होते हैं जिनका नाम होता है व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन। पूरी की पूरी जो प्ले है इन्हीं दोनों पे शो होती है, जो कि इस प्ले के अंदर ये दोनों ट्रैम्प्स वेट कर रहे होते हैं एंडलेसली फॉर अ मैन जिसका नाम होता है गोडॉट, जो कि कभी भी इस प्ले के अंदर आता ही नहीं है। और ये दोनों के दोनों हमेशा सिर्फ इंतज़ार करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीन्स इसमें रिपीट होते हैं। So through simple events and dialogue, Samuel Beckett present deep psychological idea about human life, suffering, hope and meaninglessness. Okay? तो अब आते हैं हम इस पे थीम पे। पर थीम को समझने से पहले आप सैमुअल बेकेट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे साइड में शॉर्ट नोट्स में लिखती जा रही हूँ। सैमुअल बेकेट के बारे में आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एग्ज़ाम में ज़रूर दीजिएगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑब्वियसली। अब पूरा जो एग्जैक्ट पूछा है वही तो नहीं लिख सकते ना, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताने होंगे। तो सैमुअल बेकेट जो है वो आपके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न आपके ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड पोएट, थे, ठीक है। और इनकी जो सबसे जानी मानी फेमस प्ले जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, वेटिंग फॉर गोडॉट है। एंड सैमुअल बेकेट इज़ कंसीडर्ड द लीडिंग राइटर ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, राइट। सो सैमुअल बेकेट जो है उनका जो बॉर्न हुआ था वो 1906 इंग्लैंड यानी डबलिन में हुआ था। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेज लिखे हैं, नॉवेल लिखी हैं एंड एस्से, मेनली इन इंग्लिश और फ्रेंच, इन दोनों लैंग्वेज में लिखा है। और इन्होंने जितनी भी राइटिंग्स लिखी हैं वो जो रिफ्लेक्ट करते थे वो पेन, कन्फ्यूज़न, लोनलीनेस और मीनिंगलेस कंडीशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ, ये सब दर्शाती है। जैसे कि वेटिंग फॉर गोडॉट ही देख लीजिए, वो आपकी मीनिंगलेस भी होगी और लोनलीनेस इसमें दिखाया जाएगा। एंड सैमुअल बेकेट ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1969 टू, ठीक है। तो आपका एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है सैमुअल बेकेट का, तो उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि सैमुअल बेकेट बिकम फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एंड दिस मूवमेंट डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन पीपल लॉस्ट फेथ इन रिलीजन, मोरालिटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सर्ड ड्रामा है उसके अंदर क्या दिखाया जाता है, कुछ दो तीन चीज़ें हैं एब्सर्ड ड्रामा के अंदर जो दिखाई जाती हैं। वो है आपकी पहला मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, रिपीटेशन इन लाइफ, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन लोनलीनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाती हैं। तो अब हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वेटिंग फॉर गोडॉट सैमुअल बेकेट की एक मास्टर पीस है, ठीक है, फेमस प्ले है, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो ट्रैम्प होते हैं, इसमें मेन कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, व्लादिमीर और एस्ट्रागन, जो कि आपके गोडॉट का एकदम एंडलेसली इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इस नाटक के अंदर कोई भी प्रॉपर प्लॉट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई भी रिपीटेड डायलॉग, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दोहराए जाते हैं।
और एट द एंड इट अनसर्टेन एंडिंग हो जाती है। तो बेसिकली फिर भी आप ये कह सकते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ की एक डीप ट्रूथ है जो कि यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया था और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं थीम्स के बारे में। तो आपको थीम्स में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक, पहला जो आपको इम्पोर्टेंट आएगा, पहली थीम है वो है आपकी वेटिंग। राइट, पहले आप लोग डायग्राम के थ्रू इसको शो करिएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम में दे सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, थर्ड थीम जो कि आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है वो है होप एंड डिज़ायर या फिर होप एंड डिस्पेयर। थर्ड थीम यू कैन ह्यूमन सफरिंग, इसके अंदर हम लोग देखेंगे। और थीम्स को समझने से ही आपको मेनली वेटिंग फॉर गोडॉट समझ में आ जाएगा, और नहीं भी है तो आप लोग सिंगल उसकी स्टोरी भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी कि क्या थी। कंपेनियनशिप एंड फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोग को थीम एक्सप्लेन करने ही हैं। ओके, और उसके बाद आप यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं, टाइम एंड अनसर्टेनिटी। एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये है आपके कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टर थीम जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है वो है आपका थीम ऑफ वेटिंग। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है इस प्ले के अंदर, बिकॉज इसमें व्लादिमीर और एस्ट्रागन स्पेंड द एंटायर प्ले वेटिंग फॉर गोडॉट बट ही नेवर अराइव्स एंड देयर वेट। जो इस प्ले के अंदर जो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि वो सिम्बलाइज है द कंडीशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। पीपल स्पेंड देयर लाइफ वेटिंग फॉर, किसके लिए करता है वो, सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, डेथ, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ का, यानी कि बेटर फ्यूचर के लिए। बट जो यहाँ पे करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स को यह भी ठीक से नहीं पता चलता कि आखिरकार ये गोडॉट है कौन जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी वे उसका इंतज़ार करते हैं। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये शो करता है अनसर्टेनिटी एंड हेल्पलेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सैमुअल बेकेट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग ऑलवेज डिपेंड ऑन सम फ्यूचर होप इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। सेकेंड है मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, जो कि अनदर मेजर थीम है आपका। और इस प्ले के अंदर ऑलमोस्ट नथिंग इम्पॉर्टेंट हैपन, क्योंकि इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं आपके मेन रिपीट द सेम कन्वर्सेशन, पूरा का पूरा बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं मीनिंगलेस एक्शन एंड रिमेन स्टक इन द सेम सिचुएशन। तो ये जो रिपीटेशन है वो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, बोरिंग एंड पर्पसलेस नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। क्योंकि ये जो प्ले है उसमें स्टार्टिंग ही बिल्कुल शुरुआत ही नहीं है, कोई एग्जैक्ट इसकी बिगनिंग क्या है, कोई प्रॉपर यहाँ पे क्लाइमेक्स नहीं है और ना ही कोई एग्जैक्ट इसकी एंडिंग है। ठीक है, इस प्ले के अंदर तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इस प्ले का वो बिल्कुल ही एकदम मीनिंगलेसनेस है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया, और ये रिफ्लेक्ट करता है द एब्सर्डिटी एंड एम्प्टीनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका होप एंड डिस्पेयर। होप एंड डिस्पेयर में होप इज़ जो कि आपका अनदर सेंट्रल थीम कह सकते हैं, ऑल्दो क्योंकि गोडॉट नेवर कम एंड व्लादिमीर और एस्ट्रागन जो है वो कंटिन्यू इसी चीज़ में इंतज़ार करते हैं, एक उम्मीद लेके कि गोडॉट आएगा, बट देयर होप कीप्स देम अलाइव। एंड समटाइम वो कभी कभी क्या होता है कि निराश होकर वो सोचते हैं कि वो सुसाइड कर लें, लेकिन फिर भी अगले दिन इसी उम्मीद में वो गोडॉट का वेट करते हैं। सो द मिक्सचर ऑफ होप एंड डिस्पेयर रिफ्लेक्ट रियल ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू लिविंग बिकॉज ऑफ होप एंड इवन व्हेन लाइफ सीम्स पेनफुल एंड मीनिंगलेस। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन सफरिंग, जहाँ पे सफरिंग इज़ एवरीवेयर इन द प्ले। क्यों? क्योंकि एस्ट्रागन सफ़र फिजिकली, हंगर, टायर्डनेस, बीटिंग एंड पेन, राइट। तो व्लादिमीर सफ़र मेंटली एंड इमोशनली टू। एंड लकी जो कि इसके अंदर करेक्टर है वो भी यहाँ पे सफ़र करता है बिकॉज ऑफ स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन, वाइल पूजो ऑल्सो सफ़र इन द सेकेंड एक्ट व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। एंड यहाँ पे सैमुअल बेकेट यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि सफरिंग एज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लोनलीनेस एंड कंपेनियनशिप, जो कि
द करेक्टर्स आर लोनली, बट ये कह सकते हैं क्योंकि वह अकेलेपन का डर है उसके अंदर। सो विलामिदीर एंड एस्ट्रोगन ये दोनों का दोनों ही जो हैं इसमें वो आपस में लड़ते हैं, इंसल्ट करते हैं एक दूसरे के एंड बिकम फ्रस्ट्रेटेड, बट उसके बाद भी दे कैन नॉट सेपरेट। तो उनकी जो फ्रेंडशिप है गिव इमोशनल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम लोनलीनेस। सो सैमुअल बेकेट यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि ह्यूमन की जो नीड है वो कंपेनियनशिप टू सर्वाइव इमोशनली, है ना, एक दूसरे से यहाँ पे कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जीवित रहने के लिए किसी न किसी साथ की ज़रूरत होती है। उसके बाद है फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्ले के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पे शो किया गया है कि ट्रू कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि कन्वर्सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रिपीटेटिव है। ठीक है, गो डॉट आएगा, कंफ्यूजिंग है। एक लड़का इसके अंदर आता है, वो बोलता है कि गो डॉट कल आएगा, तो वही चीज़ इसमें रिपीटेशन होती है, कंफ्यूजिंग है, ओवन मीनिंगलेस भी होती है। तो समटाइम जो उसके करेक्टर है वो बिना समझे ही बातें करते हैं। एंड लकी का जो इसमें दिखाया गया है इस प्ले के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्पीच इज़ मोस्टली जो शो करी गई है वो मीनिंगलेस और डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि टाइम इन द प्ले इज़ अनक्लियर एंड कन्फ्यूजिंग बिकॉज द करेक्टर जो हैं वो आप ये कह सकते हैं इसके अंदर जितने भी मेन 4 करेक्टर दिखाए हैं वो इवेंट्स को ही भूल जाते हैं। एंड ही कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट एंड डू नॉट नो वट डे इट इज़। सो ऑल्दो टाइम समय ऐसे बीतता चला जाता है लेकिन कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होता, केवल पेड़ पर कुछ पत्तियाँ आना छोटा सा बदलाव दिखाई देता है इस एक्ट 2 के अंदर। सो सैमुअल बेकेट सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन लाइफ मूव एंडलेसली विदाउट रियल प्रोग्रेस। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि प्ले का एक परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। जब भी आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्डिटी का, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो लॉजिकल स्टोरी, नो प्रॉपर एक्शन, नो मीनिंगफुल कंक्लूजन। सो इसमें जो भी करेक्टर हैं वो सबके सब कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी में जीते रहते हैं। तो सैमुअल बेकेट यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज एब्सर्ड बिकॉज ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड। ओके, सो ओवरऑल वेटिंग फॉर गोडॉट के माध्यम से सैमुअल बेकेट हमें क्या दिखाते हैं, ह्यूमन लाइफ जो मॉडर्न लाइफ में ह्यूमन की जो कंडीशन है वो क्या है, फुल ऑफ वेटिंग, सफरिंग, लोनलीनेस, कन्फ्यूजन, होप एंड मीनिंगलेस। तो ये जो प्ले है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मॉडर्न ड्रामा। राइट, तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा आंसर इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस विलियम शेक्सपियर हेमलेट एज अ रिवेंज प्ले। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, और हेमलेट जो है वो विलियम शेक्सपियर की एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। ठीक है, जो कि आपको इसका नाम याद रखना है। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड द प्ले follow the traditional feature of revenge tragedy, but William Shakespeare also had a psychological depth and psychological ideas, making Hamlet unique and complex too. So a revenge play of revenge tragedy is a drama in which the main character seek revenge for a serious wrong, usually murder. तो हेमलेट जो है वो राजकुमार हेमलेट अपने चाचा क्लॉडियस, जो उसमें एक मेन कैरेक्टर आता है, ठीक है, क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उनके जो क्लॉडियस हैं उनके फादर यानी कि हेमलेट के फादर का, जो कि डेनमार्क के राजा थे, उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए हेमलेट उससे बदला लेना चाहता है। ठीक है, तो अब इसका फीचर हम लोग यहाँ पे अलग से देख लेते हैं। राइट, सेकंड वन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि फ़ीचर क्या है ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी इन हेमलेट। सबसे पहला जो आता है वो फीचर है आपका मर्डर ऑफ द हीरो फादर। मैं यहाँ पे टाइटल इसलिए लिखवा रही हूँ जिससे कि आप लोग सिर्फ इन कीवर्ड्स से ही अपने इसको अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस का आंसर खुद ही बना लेंगे, है ना। तो मर्डर ऑफ द हीरोज़ मदर है, क्योंकि प्ले का जो स्टार्टिंग है वो इसी से होता है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस प्ले की स्टार्टिंग होती है कि इस रहस्य से होती है कि राजा जो है यानी किंग हेमलेट की हत्या क्लॉसिडस ने की थी, बट द गोस्ट टेल हेमलेट कि क्लॉसिडस ने उसे जहर दे के मारा बिकॉज ऑफ सिंहासन की वजह से, एंड मैरिड क्वीन गर्टिट्यूड हेमलेट की मदर है। ठीक है, तो ये जो मर्डर है बिकम द मेन रीज़न फॉर हेमलेट रिवेंज, जो कि पूरी की पूरी प्ले के अंदर दिखाया जाता है। दूसरा इसके अंदर शो होता है प्रेजेंस ऑफ द गोस्ट, यानी
द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, बिकॉज द घोस्ट जो है वो डिमांड करता है रिवेंज का, और वो कहता है कि रिवेंज इज़ फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, ठीक है. सो बेसिकली द घोस्ट क्रिएट मिस्ट्री, फियर एंड सस्पेंस इन दिस प्ले टू. थर्ड वन जो कि है ड्यूटी ऑफ रिवेंज. ड्यूटी ऑफ रिवेंज में यहाँ पे ये हुआ था कि भूत से यानी कि घोस्ट से मिलने के बाद हेमलेट क्लॉसिडस को पनिश करने वाला था, ठीक है, बट अपने एक तरीके से वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल मानता था. हाउएवर अनलाइक ट्रेडिशनल रिवेंज हीरो, हेमलेट डिले रिवेंज बिकॉज ही थिंक डीपली अबाउट मोरालिटी, सिन एंड कॉन्सिक्वेंसेज. नेक्स्ट पॉइंट इज मैडनेस. मैडनेस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी. हेमलेट बदले की योजना छुपाने के लिए क्लॉसिडस पर नज़र रखता है, और जो सच है उसको जानने के लिए वो पागल होने का नाटक करता है इस प्ले के अंदर. तो कई बार इस प्ले में जो उसका नेचर है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कि ये समझना कठिन हो जाता है कि उसका पागलपन रियल है या फिर फेक है, राइट. डिले इन रिवेंज. One of the most important aspect in Hamlet is Hamlet's delay in taking revenge because he gets several chance to kill Clostrider. बस hesitate था उसे किस चीज़ का, कि वो चाहता था proof, he fears sin and he thinks too much. So this is the reason कि how he delay creates psychological conflict and dramatic tension. Next is violence and death. Like और भी जो रिवेंज ट्रेजेडीज़ हैं, बट हेमलेट कंटेन वायलेंस, मर्डर एंड ब्लडशेड. बट इम्पॉर्टेंट डेथ इंक्लूड यहाँ पे किंग हेमलेट, आपका इसके अंदर याद रखिएगा किंग हेमलेट, ठीक है, पोलोनियस, ओफीलिया, गर्टिट्रूड, ये मेन करेक्टर्स हैं आपके इस प्ले के अंदर. लेरेटस, क्लॉसिडस एंड हेमलेट इटसेल्फ. So basically the play ends tragically with the death of almost all major characters. So William Shakespeare make Hamlet different from ordinary revenge play by focusing on Hamlet in a conflict, क्योंकि Hamlet जो है वो लगातार सोचता रहता है किस चीज़ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, मोरालिटी और रिवेंज के बारे में. तो उसकी एक फेमस, आपको ये भी याद रखना है, एक फेमस सॉलिक्यूड भी है, टू बी और नॉट टू बी, जो कि आपका उसमें भी आता है, आरटीसी से भी क्वेश्चन आता है, ये मैंने काफ़ी बार बोला भी है आपको. सो ये टू बी और नॉट टू बी ये क्या शो करता है, हिज साइकोलॉजिकल नेचर और इमोशनल सफरिंग. सो हेमलेट एज अ परफेक्ट रिवेंज ट्रेजेडी बिकॉज हेमलेट कंटेन ऑल मेजर एलिमेंट ऑफ रिवेंज, जैसे मर्डर हो गया, गोस्ट, रिवेंज के जो मिशंस हैं, पागलपन उसका, डिले करना, वायलेंस करना एंड ट्रेजिक एंडिंग. So yet William Shakespeare transformed it into a philosophical and psychological masterpiece. So overall Hamlet is undoubtedly a great revenge tragedy जहाँ पे विलियम शेक्सपियर फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिवेंज ड्रामा. एंड Hamlet is not only a revenge play but also a profound study of the human mind and human suffering, right? नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इज़ डॉक्टर फॉस्टर्स आ क्रिश्चियन ट्रेजेडी. तो डॉक्टर फॉस्टर्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो, राइट, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि एक ब्रिलियंट स्कॉलर हैं एंड वो हु सेल हिज सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज, पावर एंड वर्ल्डली प्रेशर. तो ये प्ले इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिश्चियन tragedy because it deeply connected with the Christian belief about sin, temptation, heaven, repentance, hell and salvation, right? So overall a Christian tragedy is a tragedy based on Christian moral value and religious belief, और ये यूजुअली शो करती है the fall of a man because of sin, the struggle between good and evil and punishment for disobeying God. तो डॉक्टर फॉस्टर्स ने, अगर हम देखें इस प्ले के अंदर, तो फॉस्टर्स जो है वो ईश्वर को छोड़कर काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक और वर्ल्डली प्लेजर चुनता है, और एट द एंड ही इज़ पनिश्ड एंड डायरेक्ट टू हेल, ठीक है. तो रीज़न क्या है कि वाई डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ क्रिश्चियन ट्रेजेडी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है. तो सबसे और पहला रीज़न यहाँ पे आता है थीम ऑफ सिन एंड टेम्पटेशन.
क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो कमिट करता है द ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन सिन बाय रिजेक्टिंग गॉड एंड प्रैक्टिसिंग नेक्रोमेंसी विच मीन्स ब्लैक मैजिक। और इसी चक्कर में क्योंकि वो अनलिमिटेड नॉलेज, पावर, वेल्थ एंड प्लेजर इन सब में आ जाता है, तो लूसीफर एंड मेफिस्टोफिलस जो हैं उसे ईश्वर से दूर लेके चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड ईविल। थ्रू आउट द प्ले हम लोगों ने देखा है कि देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड ईविल, क्योंकि गुड एंजल्स जो होती हैं वो एडवाइस करती हैं डॉक्टर्स फॉस्टर्स को रिपेंट, रिटर्न टू गॉड, है ना, कि वो पश्चाताप कर ले, भगवान के पास वापस चले जाए और मुक्ति पाने की सलाह देती है, राइट। और ईविल जो है जो कि इनकरेज करती है डॉक्टर फॉस्टर्स को कंटिन्यू करते रहे वो जो पाप कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू सिनिंग, सीक पावर एंड रिजेक्ट रेपेंटेंस। ठीक है, तो ये बैड डेविल का हो गया। सो बेसिकली ये पश्चाताप से दूर रहने के लिए कहती है। सो दिस बैटल रिप्रेजेंट क्रिश्चियन मोरालिटी। थर्ड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपेंटेंस, जहाँ पे ये बताया कि पश्चाताप का क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये सिखाया जाता है कि यदि जो पापी लोग होते हैं वो सच्चे मन से अगर पश्चाताप करें तो उसे भी क्षमा मिल जाती है। एंड मैनी टाइम इन द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स थिंक अबाउट रेपिटेंस बट ओल्ड मैन एंड गुड एंजल इंकरेज हिम टू प्रे टू गॉड। तो लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स जो है लेक द करेज एंड फेथ टू सीक फॉरगिवनेस कम्प्लीटली। नेक्स्ट विच इज़ हेवन एंड हेल, या आप थीम्स में भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं। एंड जो ये प्ले है स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है क्रिश्चियन बिलीफ अबाउट हेवन एंड हेल, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स अपने खून से लूसीफर के साथ समझौता करता है और 24 साल के लिए सुख के बदले अपनी आत्मा बेच देता है। तो एट दी एंड शैतान आते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स को नरक में ले जाते हैं और उसे क्या करते हैं, पनिशमेंट मिलती है। सो दिस एंडिंग टीच दैट सिन लीड्स टू डैमनेशन, यानी कि जो पाप है, पाप का परिणाम जो है वो आपका डिस्ट्रक्शन ही होगा, विनाशकारी ही होगा। सो लाइक मेडिएवल मोरालिटी प्ले, डॉक्टर फॉस्टर्स गिव अ मोरल लेसन। द कोरस वॉर्न द ऑडियंस कि नॉट टू गो बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, नॉट टू चैलेंज गॉड एंड नॉट टू मिस यूज़ नॉलेज। सो डॉक्टर फॉस्टर्स का जो यहाँ पर डाउनफॉल हुआ सिर्फ इसी कारण से, जो कि वॉर्न करता है और फॉर ह्यूमैनिटी। तो डॉक्टर फॉस्टर एज अ ट्रेजिक हीरो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो यू कैन ऑल्सो राइट कि डॉक्टर फॉस्टर इज़ अ ट्रेजिक हीरो बिकॉज ऑफ ही इज़ हाईली एजुकेटेड। ठीक है, एम्बिशियस, इंटेलिजेंट एंड फेटल फॉल्ट, एंड हिज ट्रेजिक फ्लो इज एक्सेसिव एम्बिशन एंड प्राइड। ओके, तो वो ज्ञान का उपयोग करके मानव कल्याण के बजाय स्वार्थ के लिए करता है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं इसे पूरी तरीके से क्रिश्चियन ट्रेजेडी क्यों नहीं मानते। बिकॉज डॉक्टर फॉस्टर केवल क्रिश्चियन पापी ही नहीं होता, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि रेनेसांस पीरियड का वो पूरी के पूरा एक पार्ट होता है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन क्यूरियोसिटी, डिज़ायर फॉर नॉलेज, इंडिविजुअल एम्बिशन। सो ओवरऑल द प्ले इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद रेनेसांस ह्यूमैनिज्म। सो डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अनडाउटेडली अ क्रिश्चियन ट्रेजेडी बिकॉज इट प्रेजेंट्स सिन, टेम्पटेशन, रिपीटेशन, हेवन एंड हेल। सो डॉक्टर फॉस्टर ट्रेजिक डाउनफॉल हमें क्या सिखाती है कि जो व्यक्ति ईश्वर और जो आपकी मोरल वैल्यूज़ हैं उसको त्याग देते हैं तो उसका एट द एंड डिस्ट्रक्शन का सामना करना ही पड़ता है। फिर भी ये प्ले रिफ्लेक्ट करता है रेनेसांस आइडिया ऑफ एम्बिशन एंड ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड विच मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि मैंने आपको बताया हैमलेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है। ठीक है, वो है टू बी और नॉट टू बी का सॉलिक्यूड, डिस्कस इट रोल, एनालिसिस इट और ड्रामेटिक सिग्निफिकेंट ऑफ सॉलिक्यूड। तो टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, जो कि आपके एक्ट 3 से सीन है आपका 1 of Hamlet written by William Shakespeare, and it is one of the greatest and most philosophical speeches in English literature. In this solitude, Hamlet think about deeply about death and life, suffering, suicide, fear, etc. Okay,
सो मीनिंग ऑफ टू बी और नॉट टू बी, टू बी का मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि टू बी का मतलब होता है टू लिव, और नॉट टू बी का मतलब होता है नॉट टू लिव और टू डाई, राइट। सो हेमलेट जो है वो इस दुविधा में पड़ जाता है कि ही शुड कंटिन्यू लिविंग एंड सफरिंग और एंड हिज लाइफ एंड एस्केप पेन, राइट। तो हेमलेट इज़ मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज हिज फादर हैज़ बीन मर्डर्ड and his mother married Claudius quickly and he feel betrayed and lonely, ठीक है। तो वह तुरंत बदला ले नहीं पाता और एक तरीके से आप कह सकते हैं ही बिकम डीपली डिप्रेस्ड। तो मेन आइडिया क्या है इन द सॉलिट्यूड का वो हम लोग देख लेते, ठीक है। मेन आइडियाज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। पहला आता है लाइफ एज सफरिंग, क्योंकि हेमलेट जो है वो डिस्क्राइब करता है कि लाइफ है वो एक तरीके से क्या है, फुल ऑफ पेन, इनजस्टिस, डिसअपॉइंटमेंट एंड सफरिंग, ठीक है। इन सब से भरा हुआ मानता है, तो वह जीवन को एक हैवी बर्डन जो है उसको कैरी करने जैसा बताता है, राइट। सेकंड आता है जहाँ पे हेमलेट सोचता है थॉट ऑफ सुसाइड, क्योंकि हेमलेट सोचता है एंडिंग हिज लाइफ टू एस्केप सफरिंग, लेकिन उसे मृत्यु के बाद की स्थिति का भी डर है कि क्या होता है। तो उसका मानना है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, एंड वो इस बात से एकदम बिल्कुल उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, बिकॉज द आफ्टर लाइफ इज़ अननोन। तो वो सोचता है कि शायद मरने के बाद भी वहाँ पे भी उसको शांति ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ द अननोन। फियर ऑफ द अननोन में हेमलेट जो है वो मृत्यु को बुलाता है, और उसमें एक लाइन लिखी है आपके प्ले में, द अनडिस्कवर्ड कंट्री। इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सो दिस फियर प्रिवेंट पीपल फ्रॉम चूजिंग डेथ। नेक्स्ट इज ह्यूमन वीकनेस एंड ओवर थिंकिंग। तो हेमलेट जो है वो कहता है कि मनुष्य अधिक सोचने के कारण कार्य नहीं कर पाता। सो एक्सेसिव थिंकिंग जो है वो डिस्ट्रॉय करती है करेज एंड एक्शन, एंड दिस रिफ्लेक्ट हेमलेट ओन नेचर बिकॉज ही डिले रिवेंज ड्यू टू ओवर थिंकिंग, राइट। सो ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉलिट्यूड कि इट क्रिएट इमोशनल डेप्थ, इट बिल्ड सस्पेंस एंड टेंशन, क्योंकि ऑडियंस जो है उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या हेमलेट सुसाइड करेगा, will he take revenge, and what decision will he make. So basically this increase dramatic tension, and the solitude is universal because every human being experience suffering, fear, doubt and confusion. So overall the to be or not to be solitude is the heart of Hamlet, and ये reveal करता है Hamlet के psychological conflict, fear and philosophical nature। ये जो राइट, तो ये आपको इसी तरीके से एग्जाम में आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है एग्जामिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नरेशन इन टॉम जोन्स। टॉम जोन्स जो कि हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है, और एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो टॉम जोन्स का आपको लिखना है द हिस्ट्री ऑफ टॉम। इसका तो पहला आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि इसका पूरा नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन अ फाउंडलिंग रिटन बाय Henry Fielding, and it is one of the greatest novel of 18th century and one of the most remarkable feature of the novel, its unique style of narration। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ नरेशन इन टॉम जोन्स। सो बेसिकली नरेशन का मतलब है द मेथड और स्टाइल थ्रू विच अ स्टोरी इज़ टोल्ड, है ना। क्योंकि टॉम जोन्स ने हेनरी फील्डिंग में जो एक्ट है नॉट ओनली एज अ नरेटर but also a commentator, critics, philosopher and guide too, right। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये टॉम जोन्स में हेनरी फील्डिंग सिर्फ एक एक्ट ही नहीं कर रहा है बल्कि एक नरेटर ही नहीं है, वो एक कमेंटेटर भी है, क्रिटिक भी है, फिलोसोफर भी है और एक गाइड भी है। तो उनकी नरेशन आप ये कह सकते हैं
नॉवेल को एक तरीके से आपका क्या प्रदान करती है, रियलिज्म, मोरालिटी और स्ट्रक्चर। सो पहला, इसमें नरेटर को जो यहाँ पे शो किया गया है एज अ गाइड, क्योंकि हेनरी फील्डिंग डायरेक्टली गाइड रीडर थ्रू आउट द नॉवेल बिफोर मैनी चैप्टर। वो भीमिक जो है वो जो भी करेक्टर्स हैं उनकी इंट्रोडक्टरी लिखते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं द चैप्टर का जो मेन सब्जेक्ट है, ह्यूमन के बिहेवियर, मोरालिटी और सोसाइटी को। तो दिस हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द स्टोरी मोर क्लियरली। सेकेंड, इट क्रिएट ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट। सो द नरेशन इज टॉम जॉन इस, जो कि इस पूरे के अंदर करेक्टर है, फुल ऑफ विट, आयरनी एंड ह्यूमर। क्योंकि हेनरी फील्डिंग अक्सर इट मेक फ़नी कमेंट्स, और जितने भी इसमें पुलिस करेक्टर्स हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, एंड सटायरिज्म सोसाइटी। सो हिज ह्यूमरस नरेशन मेक द नॉवल लाइवली एंड एंटरटेनिंग। थर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ सोशल क्रिटिसिज्म। और सोशल क्रिटिसिज्म के अंदर हम ये कहेंगे कि नरेशन के थ्रू हेनरी फील्डिंग क्रिटिसाइज़ करते हैं हाइपोक्रेसी को, करप्शंस को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग शॉर्ट में बता सकते हैं। हाइपोक्रेसी हो गया, करप्शंस हो गया, ग्रीड हो गया, ठीक है, और फॉल्स मोरालिटी। सो ही एक्सपोज द वीकनेस ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज़ मोरल पर्पस। हेनरी फील्डिंग मानते थे कि इंग्लिश लिटरेचर का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है, बल्कि एक मोरालिटी यानी कि एक मोरल लेसन देना भी है। सो द नरेटर ऑफन कमेंट एज गुड एंड इवल, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड ह्यूमन नेचर, राइट। सो नरेशन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि रीडर्स लर्न मोरल लेसन फ्रॉम द एक्शन ऑफ करेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। विद रीडर्स, राइट, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं नरेशन का, क्योंकि हेनरी फील्डिंग जो है वो डायरेक्ट एड्रेस करते हैं इसमें रीडर्स को, और ही टॉक टू रीडर्स लाइक अ फ्रेंड एंड क्रिएट इंटीमेसी। सो दिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेक द रीडिंग एक्सपीरियंस मोर इंगेजिंग एंड पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल यूनिटी। स्ट्रक्चरल यूनिटी में हम ये कह सकते हैं कि जो नरेटर है वो डिफरेंट इवन और करेक्टर्स को यहाँ पे कनेक्ट करता है आपस में, एंड हेनरी फील्डिंग कनेक्ट कंट्रोल द प्लॉट एंड मेंटेन बैलेंस इन द स्टोरी। सो हिज नरेशन हेल्प ऑर्गेनाइज इंसिडेंट्स, एडवेंचर्स एंड सब प्लॉट, राइट। एंड हेनरी फील्डिंग एज अ कॉमिक एपिक इन फ्रोज राइटर, क्योंकि हेनरी फील्डिंग कॉल टॉम जोन्स एज अ कॉमिक एपिक इन फ्रोज, तो ये भी कहा था। तो नरेशन जो है वो हेल्प करता है अचीव द स्टाइल बाय कंबाइनिंग एपिक स्ट्रक्चर, ह्यूमर, एडवेंचर एंड रियलिज्म। सो ओवरऑल नरेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग। हेनरी फील्डिंग नरेटिव स्टाइल एड ह्यूमर, मोरालिटी, रियलिज्म, सोशल क्रिटिसिज्म टू द नॉवेल, राइट, जो कि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं रीडर के साथ, एंड हिज ओमनीप्रेजेंट नरेशन मेक टॉम जोन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। सो ऑल्सो यू कैन राइट इट कंक्लूजन। सो जो कि आप शॉर्ट में एग्ज़ाम में यहाँ पे ज़रूर बताइएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंक्लूजन को ईजी वे में लिखेंगे। ठीक है, सब कुछ लिख दिया और कंक्लूजन ही नहीं लिखेंगे तो काफ़ी बहुत हो जाएगा। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग, बिकॉज उन्होंने ह्यूमर, रियलिज्म और मोरल लेसन, सोशल क्रिटिसिज्म को ऐड किया था, और हेनरी फील्डिंग ने डायरेक्टली गाइड और एंटरटेन किया रीडर को थ्रू हिज नरेशन, मेकिंग द नोवेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि जीवंत यानी कि लाइवली एंड मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडिस रिफ्लेक्ट जेंडर एंड क्लासेस। सो हाउ डज प्राइड एंड प्रेजुडिस रिफ्लेक्ट जेंडर एंड क्लासेस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो हैं किसने लिखा है, सो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको बताना है, तो जैन ऑस्टन ने ये लिखा है, एंड
इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर, जैसे कि बाकी सब अभी तक हमने नॉवल देखी है। सो ये नॉवल जो है वो ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है सोशल लाइफ आप 18th सेंचुरी की। एंड टू इम्पॉर्टेंट थीम इन दिस नॉवल वो है आपका जेंडर रोल एंड सोशल क्लासेस, राइट। So the novel reflect a patriarchal society where women have limited freedom and depend mainly on marriage for security and social status। तो साथ ही में हम ये कह सकते हैं कि सोशल क्लास जो है वो आपके रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या रिफ्लेक्शन है, वो हम लोग देख लेते हैं पॉइंट में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट है वो आपसे पूछा गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ जेंडर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वुमेन जो है वो डिपेंड ऑन मैरिज। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि इस नॉवल के अंदर जो वुमेन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है मैरिज को, बिकॉज दे हैव लिटिल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लिमिटेड एजुकेशन एंड फ्यू करियर अपॉर्चुनिटी। और मिसेस बेनेट जो इसमें एक मेन कैरेक्टर हैं वो कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए कि वो एक अमीर पुरुषों से कराने के लिए सोचती थी, ठीक है। सेकंड है लिमिटेड रोल ऑफ वुमेन। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू पोलाइट होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ओबीडियंट होनी चाहिए एंड स्किल्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटी। तो हमारे समाज में वुमेन को जो किस तरीके से जज किया गया है, मेनली बाय मैरिज एंड बिहेवियर, उसके आधार पर ही शादी की जाती है, जो मैंने आपको अभी कीवर्ड्स बताए। अब नेक्स्ट आता है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि इसी में आपने लोगों ने अगर इस नॉवल को समझा होगा, ठीक है, एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, ये भी एक मेन कैरेक्टर हैं। तो एलिजाबेथ बेलिन जो है वो चैलेंज करती हैं एक तरीके से जेंडर एक्सपेक्टेशन को, बिकॉज सी इज़ टैलेंटेड और इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड आउटस्पोकन। सो बेसिकली सी रिफ्यूज मिस्टर कॉलिन प्रपोजल बिकॉज सी वैल्यूज लव एंड रिस्पेक्ट ओवर मनी एंड सोशल प्रेशर टू। पैट्रियार्कल सोसाइटी का भी इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। सो ये जो नॉवेल है वो रिफ्लेक्ट करती है मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी, बिकॉज प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस ये दोनों ही पुरुष को मिलते हैं। तो बिकॉज द बेनेट फैमिली हैज़ नो सन, देयर प्रॉपर्टी विल गो टू मिस्टर कॉलिन्स। तो यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, एक एंजाइटी अबाउट द डॉटर्स फ्यूचर क्या होगा अब, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि आप लिख सकते हैं कि क्या क्या रिफ्लेक्शन होंगे। तो सोशल स्टेटस हो गया, डर्सी प्राइस दिखा सकते हैं, प्राइड प्रेजुडाइज अगेंस्ट लोअर क्लासेस, मैरिज एंड क्लास, और जैन ऑस्टिन के सोशल क्रिटिसिज्म, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। सो ऑल ओवर प्राइड एंड प्रेजुडिस क्लियरली रिफ्लेक्ट द जेंडर रोल एंड क्लास डिवीजन ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, जहाँ पे जैन ऑस्टिन दिखाती हैं कि जो महिलाएं हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में सुरक्षा और सम्मान के लिए एक तरीके से संघर्ष करती रहती हैं। सो एलिजाबेथ बेनेट, जैन ऑस्टिन ऑल्सो चैलेंज ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू एंड प्रमोट इंडिविजुअलिटी एंड इक्वालिटी, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं तो ऐसी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द नरेटिव टेक्निक्स इन वुदरिंग हाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी रिपीटेड होते हैं ये, राइट। वुदरिंग हाइट्स का, जो कि हम लोगों को पता है कि वुदरिंग हाइट्स किसने लिखा है, एमिली ब्रॉन्टे ने। और एमिली ब्रॉन्टे इज़ फेमस नॉट ओनली कि उनकी एक पावरफुल स्टोरी है, बट ऑल्सो फॉर इट यूनिक नैरेटिव टेक्निक्स। तो एमिली ब्रॉन्टे यूज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट मेक द नॉवल मिस्टीरियस, इमोशनल एंड रियलिस्टिक, ठीक है। सो नैरेटिव टेक्निक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है, जो कि वुदरिंग हाइट का एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि इसकी नैरेटिव टेक्निक्स है क्या, है ना। तो नैरेटिव टेक्निक्स का मतलब क्या होता है। नैरेटिव टेक्निक का मतलब होता है द मेथड यूज्ड बाय अ राइटर टू टेल अ स्टोरी। क्योंकि वुदरिंग हाइट में एमिली ब्रॉन्टे ने यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, मल्टीपल नरेटर्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें नरेटर्स हैं, आप लोग नाम देखिए, फ्रेम नरेशन, फ्लैशबैक, डायरी एंट्रीज एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। सो ओवरऑल ये टेक्निक्स जो हैं वो नॉवेल को आर्टिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल डीप बनाती है, ठीक है।
पहला जो आपका नरेटिव टेक्निक आएगा वो है फ्रेम नरेटिव टेक्निक, ठीक है। सबसे पहला जो आता है वो है फ्रेम नरेटिव टेक्निक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इस नॉवेल की, जो है फ्रेम टेक्निक, क्योंकि स्टोरी के बिगिन में ही मिस्टर लॉकवुड हैं जो विज़िट करते हैं वुदरिंग हाइट में, ठीक है, और उन्हें हेथक्लिफ्स और बाकी के करेक्टर के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो इस चीज़ को जानने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज देन नरेटेड बाय नेली डेन, जो कि लॉकवुड को ये कहानी सुनाती है, एंड द स्टोरी एग्जिस्ट इनसाइड अनदर स्टोरी, मतलब एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे, सो बेसिकली इसका जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो क्या क्रिएट करता है, सस्पेंस एंड मिस्ट्री, and it give realism and it makes readers curious, right? सेकेंड जो कि आपका आता है इसमें मल्टीपल नरेटर्स हैं। मल्टीपल नरेटर से पता था कि एमिली ब्रॉन्टे ने यहाँ पे बहुत सारे नरेटर्स का यूज़ किया है, जो कि इसमें हो गया आपके लॉकवुड, नेली डीन जो स्टोरी को सुनाती है, ठीक है, और इसाबेला हो गई, कैथी हो गए, और बहुत सारे करेक्टर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो ईच नरेटर्स प्रेजेंट इवेंट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और इसकी मेन इंपॉर्टेंस है कि इट गिव्स साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड इट शोज सब्जेक्टिविटी एंड ओवरऑल इट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। थर्ड वन जो कि आपको यहाँ पे लिखना है वो है आपकी फ्लैशबैक टेक्निक, ठीक है। फ्लैशबैक टेक्निक में, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी आपकी जो कहानी है वो नेली डीन के द्वारा सुनाई जाती है, तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो फ्लैशबैक में चली जाती है। सो मोस्ट ऑफ द इवेंट आर टोल्ड एज मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इट हेल्प एक्सप्लेन करेक्टर्स बैकग्राउंड एंड इट कनेक्ट पास्ट एंड प्रेजेंट एंड इट बिल्ड इमोशनली इंटेंसिटी, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो आप लोग ये डायग्राम या फिर क्रिस्प नोट्स के नाम पे ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, और उसके अंदर की बातें फिर आपको अपने आप याद आ जाएंगी। फर्स्ट पर्सन नरेशन का मतलब क्या बोला गया है कि ज़्यादातर इस स्टोरी का जो पार्ट है वो फर्स्ट पर्सन यानी आई का यूज़ में लिखा गया है। तो लॉकवुड एंड नेली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इवेंट को अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनरिलायबल नरेशन, जहाँ पे कुछ नरेटर जो हैं वो पूरी तरीके से आपके रिलायबल नहीं हैं, ठीक है। जैसे लॉकवुड है वो मिसअंडरस्टैंड मैनी सिचुएशन एंड नेली में हाइड और चेंज सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। एंड एमिली ब्रॉन्टे ऑल्सो यूज डायरी एंट्रीज, लेटर एंड रिटन मेमोरीज। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एमिली ब्रॉन्टे नरेटिव टेक्निक इज़ हाईली ओरिजिनल एंड आर्टिस्टिक एंड द यूज़ ऑफ मल्टीपल नरेटर एंड फ्रेम नरेशन मेक वुदरिंग हाइट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉवेल, क्योंकि इसमें जो टेक्निक्स ऐड हुई हैं मिस्ट्री, रियलिज्म, इमोशनल डेप्थ एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये जो नरेटिव टेक्निक है वुदरिंग हाइट्स की, इसमें सबसे बड़ी विशेषता में से एक है, और एमिली ब्रॉन्टे ने फ्रेम नरेशन, मल्टीपल नरेटर, फ्लैशबैक और गॉथिक जैसे एलिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, और ये टेक्निक्स जो है वो नॉवेल को काफ़ी ज़्यादा रिच, मिस्टीरियस और साइकोलॉजिकल डीप बनाती है।